कई सालों पहले परी देश में शालिनी नाम की एक परी रहती थी। शालिनी की बेटी का रंग बहुत काला था, जिस वजह से परी देश की दूसरी लड़कियां हमेशा उसका मजाक उड़ाया करती थीं। शालिनी ने अपनी बेटी को गोरी बनाने के लिए तरह तरह के महंगे क्रीम और मेकअप का इस्तेमाल किया था, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। माँ, मेरे काले रंग की वजह से हमेशा मेरी बेइज्जती होती है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि कल से मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। अरे बेटी, ऐसी बातें नहीं करते, तुम्हें स्कूल तो जाना ही पड़ेगा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें गोरा बनाने के लिए कोई उपाय करूंगी। उसके बाद शालिनी काला जादू करने वाली एक दुष्ट परी के पास पहुंच जाती है। मैं अपनी बेटी को गोरा बनाना चाहती हूँ, इसीलिए मैं मदद के लिए तुम्हारे पास आई हूँ। मैंने सुना है तुम अपने काले जादू से किसी को भी गोरा कर सकती हो। हाँ, तूने बिल्कुल सही सुना है। मेरे काले जादू में बहुत ताकत है। मैं तेरी बेटी को गोरी बना सकती हूँ, लेकिन उसके लिए तुझे पृथ्वी से 10 काले बच्चों को पकड़कर मेरे पास लाना होगा। मैं उन बच्चों को मारकर उनके शरीर का सारा खून निकाल लूंगी। फिर उसके जरिए मैं जादुई शरबत तैयार करूंगी, जिसे पीने के बाद तेरी बेटी जिंदगी भर के लिए गोरी हो जाएगी। शालिनी किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को गोरी बनाना चाहती थी, इसीलिए वो उस दुष्ट परी की बात मान लेती है। फिर अगले दिन शालिनी काले बच्चों को पकड़ने के लिए पृथ्वी पर पहुंच जाती है। चलते चलते शालिनी परी एक गांव में पहुंच जाती है। उसे वहां ढेर सारे काले बच्चे खेलते हुए दिखाई देते हैं। अरे वाह, इस गांव के सारे बच्चे काले हैं। अब मैं इन बच्चों को अपने साथ पकड़कर ले जाऊंगी, लेकिन मुझे बड़ी चालाकी से काम लेना होगा। उसके बाद शालिनी गांव में दाखिल हो जाती है और अपनी जादुई छड़ी घुमाकर वहां एक बहुत बड़ा केक प्रकट कर देती है। उसके केक को देख सभी गांव वाले हैरान हो जाते हैं। तभी सारे बच्चे उस विशाल केक को देख उसके आसपास जमा हो जाते हैं। प्यारे बच्चों, ये केक मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। तुम सब जितना चाहे उतना केक खा सकते हो। ये सुनकर सारे बच्चे खुश हो जाते हैं और केक खाना शुरू कर देते हैं। आज मेरा जन्मदिन है, इसलिए मैं पृथ्वी के लोगों के साथ अपना जन्मदिन मनाने आई हूँ। उसके बाद परी गांव वालों के लिए वहाँ ढेर सारा स्वादिष्ट खाना प्रकट कर देती है। ये देख गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो सभी जल्दी जल्दी खाना खाने लगते हैं। अरे वाह, ये खाना तो बहुत स्वादिष्ट है। तुमने हम गरीबों के लिए इतना अच्छा खाना प्रकट किया। सच में तुम बहुत दयालु हो। हाँ, ये खाना सच में बहुत स्वादिष्ट है। हमने जीवन में आज तक इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया। हमें इतना स्वादिष्ट पकवान खिलाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया परी जी। लेकिन थोड़ी ही देर में उन सभी लोगों को नींद आने लगती है। अरे, ये क्या हो रहा है? अचानक मुझे नींद क्यों आ रही है? हाँ, मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये खाना खाने के बाद मेरी आंखें बंद हो रही हैं। तभी शालिनी परी गांव के काले बच्चों को रस्सी में जकड़ लेती है और उन्हें अपनी जादुई कालीन पर बिठा लेती है। ये देख सभी बच्चे घबराकर रोने लगते हैं। अरे, ये परी तो शैतान निकली। ये हमारे बच्चों को पकड़कर ले जा रही है। हमें फौरन कुछ करना होगा, वरना ये हमारे बच्चों को लेकर चली जाएगी। लेकिन चाहकर भी गांव वाले कुछ नहीं कर पाते और अचानक वो सभी गहरी नींद में सो जाते हैं। दूसरी तरफ परी सभी बच्चों को लेकर परिदेश की ओर रवाना हो जाती है। वो सभी बच्चे जोर जोर से रो रहे थे। तभी जंगल में रहने वाली आदिवासी लड़कियों को उन बच्चों के रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे, वो देखो, एक परी जबरदस्ती बच्चों को लेकर जा रही है। लगता है ये उन बच्चों को जान से मारना चाहती है। हमें बच्चों को बचाना होगा। उसके बाद वो सभी लड़कियां शालिनी परी के ऊपर तीर चलाने लगती हैं। उन लड़कियों का निशाना अचूक था। देखते ही देखते शालिनी परी बुरी तरह घायल हो जाती है। तभी उसकी जादुई कालीन का संतुलन बिगड़ जाता है और सारे बच्चे आसमान से गिरने लगते हैं। अरे, ये तो बहुत सारे बच्चे हैं।
हमें फौरन इन्हें पकड़ना होगा, वरना ये जमीन पर गिरकर मर जाएंगे। उसके बाद वो सभी लड़कियां एक बड़ा सा जाल बिछा देती हैं और सारे बच्चे उस जाल में जाकर गिरते हैं। दूसरी तरफ शालिनी परी भी जमीन पर आ गिरती है। उसके बाद सभी आदिवासी लड़कियां शालिनी परी की खूब पिटाई करती हैं। फिर किसी तरह शालिनी परी अपनी जान बचाकर वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। उसके बाद वो लड़कियां सभी बच्चों को सही सलामत उनके गांव पहुंचा देती हैं। दूसरी तरफ उस घटना के बाद से शालिनी परी को उसका सबक मिल जाता है और वो दोबारा इस तरह की हरकत करने की हिम्मत नहीं करती। किसी गांव में सीता और गीता नाम की दो बहनें रहती थी। वह दोनों पिज्जा की एक दुकान चलाती थी। उनका बनाया हुआ पिज्जा बहुत ही स्वादिष्ट होता था। फिर एक दिन दोनों दुकान पर पिज्जा बना रही थी, तभी अचानक उनके पास चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल को देख दोनों बहनें घबराकर कांपने लगती हैं। मुझसे मत डरो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी, बल्कि मैं तो तुम्हें पिज्जा का ऑर्डर देने आई हूँ। हमारी रानी को पिज्जा खाना बहुत पसंद है। यहाँ से गुजरते समय मुझे पिज्जा की बहुत अच्छी खुशबू आई, जिस वजह से मैं यहाँ पर आ गई। चुड़ैल की बात सुनकर दोनों बहनें एक दूसरे को देखने लगती हैं। मेरा यकीन करो, मेरी कॉलोनी में रहने वाली सभी चुड़ैल शाकाहारी हैं। हमसे तुम्हें कोई खतरा नहीं है। तुम ढेर सारे पिज्जा बनाकर मेरे साथ ले चलो। अगर तुम्हारा पिज्जा हमारी रानी परी को पसंद आया तो वह तुम्हें ढेर सारा इनाम देगी। उसके बाद दोनों बहनें चुड़ैल की बात मान लेती हैं और अलग अलग तरह के बहुत सारे पिज्जा बनाकर तैयार कर लेती है। फिर चुड़ैल उन दोनों को पास के जंगल में ले जाती है। जंगल में चुड़ैलों की बहुत सुंदर कॉलोनी थी। साथ ही वहाँ चुड़ैल रानी का एक बहुत सुंदर महल मौजूद था। फिर दोनों बहनों का बनाया हुआ पिज्जा खाकर रानी चुड़ैल खुश हो जाती है। वाह, क्या बात है! इतना स्वादिष्ट पिज्जा तो मैंने आज तक कभी नहीं खाया। सच में तुम दोनों के हाथ में तो जादू है। तुम दोनों बहुत ही कमाल का पिज्जा बनाती हो। दूसरी तरफ वहाँ मौजूद सभी चुड़ैलें भी उनके पिज्जा की तारीफ करने लगती है। फिर रानी चुड़ैल खुश होकर दोनों बहनों को डायमंड से बनी 2 जादुई फ्रॉक देते हुए कहती है, ये दोनों जादुई फ्रॉक हैं। ये तुम्हें हर मुसीबत से बचाएंगी। मेरी तरफ से इनाम के तौर पर तुम दोनों इन्हें रख लो। जादुई डायमंड की फ्रॉक पाकर दोनों बहनें बहुत खुश हो जाती हैं। कल से तुम दोनों रोज इसी तरह यहाँ पिज्जा लाना शुरू कर दो। फिर रानी चुड़ैल दोनों बहनों को 2 सोने के सिक्के दे देती है। ये रही तुम्हारी पिज्जा की कीमत। सोने के सिक्के पाकर बहनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसके बाद वह दोनों रानी चुड़ैल को प्रणाम करके वहाँ से चली जाती हैं। फिर अगले दिन से दोनों रोज रानी चुड़ैल के यहाँ पिज्जा पहुँचाना शुरू कर देती है। इसी तरह एक दिन दोनों बहनें जंगल में पिज्जा लेकर जा रही थी। तभी कावेरी नाम की एक बुरी लड़की उन दोनों को देख लेती है। आखिर बात क्या है? पिछले कुछ दिनों से देख रही हूँ ये दोनों शाम को ढेर सारे पिज्जा लेकर जंगल की ओर जाती हैं। आज इनका पीछा करके देखती हूँ कि आखिर ये दोनों कहाँ जाती हैं। उसके बाद कावेरी दोनों बहनों का पीछा करते हुए रानी चुड़ैल के घर तक पहुँच जाती है। उस घर में ढेर सारी चुड़ैलों को देख कावेरी के होश उड़ जाते हैं। अरे बाप रे, यहाँ तो चुड़ैलें रहती हैं। अच्छा, तो ये दोनों बहनें चुड़ैलों को पिज्जा बेचती हैं। फिर सारे पिज्जा खत्म होने के बाद रानी चुड़ैल अपने बॉक्स में से 2 सोने के सिक्के निकालकर दोनों बहनों को दे देती है। उसके बाद वह दोनों रानी चुड़ैल को प्रणाम करके वहाँ से चली जाती हैं। दूसरी तरफ सोने के सिक्कों से भरे बॉक्स को देख कावेरी के मन में लालच आ जाता है। इस रानी चुड़ैल के पास तो सोने के सिक्कों से भरा एक बड़ा बक्सा है। अगर रोज रोज इसी तरह इन दोनों बहनों को सोने के सिक्के मिलते रहे तो जल्दी ये दोनों बहुत अमीर बन जाएंगी। मुझे किसी तरह इन दोनों बहनों को रास्ते से हटाना होगा। उसके बाद मैं चुड़ैलों को पिज्जा बेचकर सोने के सिक्के लूंगी। फिर उस दिन रात कावेरी चेहरे पे नकाब बांधकर दोनों बहनों के घर पहुंच जाती है। उस समय दोनों बहनें गहरी नींद में सो रही थी। मैं अभी चाकू से इन दोनों को जान से मार दूंगी। लेकिन तभी रस्सी पर टंगी दोनों डायमंड फ्रॉक हवा में उड़ते हुए कावेरी के सामने आ जाती हैं। क्यों रे दुष्ट लड़की, तू हमारी मालकिन को मारने आई है? अब हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। अपने सामने बोलने वाली डायमंड फ्रॉक को देख कावेरी के होश उड़ जाते हैं। तभी वे दोनों जादुई फ्रॉक कावेरी को हवा में उड़ाकर उसे घर से बाहर ले जाती है। उसके बाद उन दोनों फ्रॉक के अंदर से 2 बड़ी डायमंड से बनी चिड़िया बाहर निकलकर कावेरी के ऊपर हमला कर देती है। अरे मर गई रे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अरे कोई बचाओ मुझे। उसके बाद वह दोनों चिड़िया कावेरी के दोनों हाथों पर चोंच मारकर उसके हाथों को काटकर खा जाती हैं। अरे मेरे हाथ कट गए। ओह, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अरे कोई बचाओ मुझे। चल जल्दी से भाग जा यहाँ से।
वरना ये दोनों चिड़िया तुझे मार कर खा जाएंगी। उसके बाद कावेरी डर के वहाँ से भाग जाती है और उस दिन के बाद से दोबारा उस गांव में नजर नहीं आती। दूसरी तरफ सीता और गीता चुड़ैलों को पिज्जा बेचकर कुछ ही दिनों में अमीर बन जाती है। अमीर बनने के बाद वह दोनों रोज अनाथ और गरीब लोगों को मुफ्त में खाना और कपड़े बांटना शुरू कर देती हैं। इस तरह नेक काम करते हुए वह दोनों बहनें हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगती हैं। बहुत समय पहले किसी गांव में रागिनी नाम की एक गरीब लड़की रहती थी। रागिनी पढ़ने लिखने में बहुत तेज थी, साथ ही वो लोगों के कपड़े सिलकर अपना गुजारा करती थी। दूसरी तरफ रागिनी की क्लास में पढ़ने वाली सभी लड़कियां उसी से अपने कपड़े सिलवाया करती थीं। रागिनी के क्लास में पढ़ने वाली कविता नाम की लड़की को रागिनी से हमेशा जलन होती थी। फिर एक दिन, रागिनी, परसों मुझे एक शादी में जाना है। मैं चाहती हूँ कि तुम कल तक मेरी ड्रेस सिलकर तैयार कर दो। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी ड्रेस कल शाम तक तैयार कर दूंगी। लेकिन रागिनी, ये ड्रेस बहुत महंगी है, जरा ध्यान से सिलाई करना। इस मामले में तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। उसके बाद सोनिया अपनी ड्रेस रागिनी को दे देती है। दूसरी तरफ जब ये बात कविता को पता चलती है तो वो रागिनी को परेशान करने का फैसला कर लेती है। जब सोनिया रागिनी का ड्रेस तैयार करके उसके घर की ओर जा रही थी, तभी रास्ते में कविता अपने चेहरे पर नकाब बांधकर रागिनी का रास्ता रोक लेती है। उसके बाद कविता बिना कुछ कहे रागिनी के ऊपर डंडे से वार करना शुरू कर देती है। अचानक हुए इस हमले से रागिनी संभल नहीं पाती और घायल होकर जमीन पर गिर जाती है। उसके बाद कविता सोनिया की ड्रेस लेकर वहाँ से भाग निकलती है। उसके बाद रागिनी रोते हुए अपने घर लौट जाती है। थोड़ी ही देर में सोनिया उसके घर पहुंचकर अपनी ड्रेस मांगने लगती है। सोनिया, मैं तुम्हारी ड्रेस तैयार करके तुम्हारे घर जा ही रही थी, लेकिन तभी रास्ते में किसी बदमाश ने मुझ पर हमला कर दिया और वो मुझसे ड्रेस छीनकर भाग गया। तभी सोनिया की सहेली कहती है, सोनिया, तुम्हारी ड्रेस बहुत कीमती थी, इसीलिए इसके मन में लालच आ गया होगा। ये तुम्हारी ड्रेस चुराकर तुम्हें झूठी कहानी सुना रही है। हाँ, तू ठीक कहती है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। उसके बाद सोनिया अपनी सहेली के साथ मिलकर रागिनी की पिटाई करना शुरू कर देती है। मुझे मत मारो सोनिया, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, मेरा यकीन करो। लेकिन सोनिया अपनी सहेलियों के साथ मिलकर रागिनी को सड़क पर ले आती है। फिर वो सभी लड़कियां मिलकर अपनी सैंडल से रागिनी की खूब पिटाई करती हैं। तभी वहाँ से गुजर रही कोमल नाम की एक औरत ये सब देख लेती है। ठहर जाओ, तुम सब इस लड़की को इस तरह बेरहमी से क्यों मार रही हो? इसने मेरी कीमती ड्रेस चुराई है, इसीलिए मैं इसकी पिटाई कर रही हूँ। तू कौन होती है बीच में बोलने वाली? चल निकल यहाँ से। लड़की, जरा तमीज से बात कर। एक ड्रेस के लिए तू इसकी जान लेगी क्या? बोल, तेरी ड्रेस की कीमत क्या है? मैं अभी तुझे तेरे पैसे देती हूँ। मेरी ड्रेस पूरे 1 लाख रुपए की थी। फिर कोमल अपने 2 सोने के बिस्कुट निकालकर सोनिया को देते हुए कहती है, इन दोनों सोने के बिस्किट को बेचकर तुझे तेरे पैसे मिल जाएंगे। चल निकल यहाँ से। उसके बाद सोनिया अपनी सहेलियों के साथ वहाँ से चली जाती है। आपने मुझे बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, लेकिन मैं आपके पैसे नहीं लौटा पाऊंगी क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ। कोई बात नहीं, दूसरों की मदद करके मुझे खुशी मिलती है। तुम्हें देखते ही मैं समझ गई थी कि तुम एक अच्छी और ईमानदार लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने आ गई। उसके बाद कोमल रागिनी को अपने घर ले जाती है और उसे एक जादुई सलवार सूट और सैंडल दे देती है। तुम ये सलवार सूट और सैंडल पहन लो, ये जादुई है, ये हमेशा तुम्हारी मदद करेंगे। इनके जरिए तुम अपनी हर इच्छा पूरी कर सकती हो। उसके बाद रागिनी सलवार सूट और सैंडल पहन लेती है और अगले ही पल रागिनी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बन जाती है। फिर रागिनी हवा में उड़ते हुए अपने घर चली जाती है। रागिनी, तुम्हारा घर तो बहुत ही पुराना है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं इसे अभी एक सुंदर घर में बदल देता हूँ। उसके बाद जादुई सलवार सूट के अंदर से ढेर सारी मजदूर चुड़ैलें बाहर निकल आती हैं। फिर जादुई सलवार सूट के कहने पर
वो सारी चुड़ैलें रागिनी के घर को सुंदर बनाना शुरू कर देती हैं। देखते देखते रागिनी का घर एकदम नया और खूबसूरत बन जाता है। रागिनी, अब मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगी ताकि तुम अपनी जरूरत की हर चीज खरीद सको। उसके बाद जादुई सैंडल के अंदर से ढेर सारे सोने के सिक्के बाहर निकलने लगते हैं। रागिनी ये देख बहुत खुश होती है। फिर अगले दिन रागिनी अपने घर पर जरूरत की सारी चीजें खरीद लेती है। इस तरह एक ही दिन में रागिनी बहुत अमीर बन जाती है। देखते देखते पूरे गांव में रागिनी की चर्चा होने लगती है। अरे, अचानक उसे जादुई सलवार सूट और सैंडल कहां से मिल गई? मुझे रागिनी की पिटाई करके उससे सलवार सूट और सैंडल छीन लेनी चाहिए। फिर अगले दिन जब रागिनी स्कूल जा रही थी, तभी कविता चेहरे पर नकाब लगाकर रागिनी का रास्ता रोक लेती है। चल, जल्दी से अपना ये सलवार सूट और सैंडल मुझे दे दे, वरना मैं तेरी जान ले लूंगी। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है रागिनी, मैं अभी से सबक सिखाता हूँ। उसके बाद जादुई सलवार सूट के अंदर से ढेर सारी चुड़ैल बाहर निकलकर कविता की पिटाई करने लगती हैं। अरे, मर गई रे, कोई बचाओ मुझे। अरे, मुझे छोड़ दो, मैं और मार बर्दाश्त नहीं कर सकती। उस दिन के बाद से चुड़ैलों से मार खाकर कविता वहाँ से भाग जाती है। फिर उस दिन के बाद से वो दोबारा रागिनी को परेशान करने की हिम्मत नहीं करती। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और रागिनी हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगती है। संध्या शहर की एक दुकान पर नौकरानी का काम करती थी। एक दिन अपना काम खत्म करके संध्या गांव की ओर लौट रही थी। तभी जंगल के रास्ते में एक पेड़ के पीछे उसे बहुत सारी इच्छाधारी नागिन दिखाई देती हैं। अरे वाह, ये सभी इच्छाधारी नागिन हैं। मैंने आज से पहले कभी इच्छाधारी नागिन नहीं देखी थी। आखिर ये सब बैठकर यहाँ क्या बातें कर रही हैं? उसके बाद संध्या चुपके से एक पेड़ के पीछे छुपकर उन सब की बातें सुनने लगती है। आज हमें रानी नागिन के यहाँ दावत पर जाना है, लेकिन हम सब का रंग बहुत काला है। इस वजह से मुझे वहाँ जाने में बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। हाँ, तुमने सही कहा। इस काले रंग की वजह से सभी गोरी नागिन हमेशा हमारा मजाक उड़ाती हैं। मेरे ख्याल से हमें दावत में नहीं जाना चाहिए, वरना वहाँ हमारी बहुत बेइज्जती होगी। हमें विशाखा नागिन के पास जाना चाहिए, वो इस मामले में हमारी मदद कर सकती हैं। फिर वो सभी नागिन विशाखा नागिन के घर की ओर चल देती हैं। दूसरी तरफ संध्या भी उनका पीछा करने लगती है। थोड़ी देर बाद सारी नागिन विशाखा नागिन के घर पहुंचकर उसे अपनी परेशानी बता देती हैं। विशाखा नागिन बहुत ही शक्तिशाली नागिन थी, साथ ही वो बहुत दयालु भी थी। वो हमेशा बिना किसी स्वार्थ के दूसरी नागिनों की मदद किया करती थी। देखो, मैं तुम सभी को हमेशा के लिए खूबसूरत तो नहीं बना सकती, लेकिन हाँ, अपनी जादुई लाल लिपस्टिक का इस्तेमाल करके मैं तुम सबको एक दिन के लिए परियों की तरह खूबसूरत बना दूंगी। ये सुनकर सभी नागिनें खुश हो जाती हैं। उसके बाद विशाखा नागिन एक एक कर उन सभी नागिनों के होठों पर जादुई लिपस्टिक लगाना शुरू कर देती है और थोड़ी ही देर में वो सारी नागिन बहुत ही गोरी और खूबसूरत बन जाती हैं। उसके बाद वो सभी विशाखा नागिन का शुक्रिया अदा कर रानी नागिन के यहाँ दावत खाने चली जाती हैं। ये जादुई लाल लिपस्टिक तो सच में बहुत कमाल की है। अगर ये मुझे मिल जाए तो इसका इस्तेमाल करके मैं बहुत पैसे कमा सकती हूँ। फिर थोड़ी देर बाद विशाखा नागिन खाना खाकर अपने कमरे में सोने चली जाती है। तभी मौका देखकर संध्या उसके घर में दाखिल होती है और चुपके से जादुई लाल लिपस्टिक को चुराकर वहाँ से भाग निकलती है। फिर अगले दिन संध्या अपने घर के सामने एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा देती है, जिस पर लिखा था कि हमारे जादुई ब्यूटी पार्लर में बहुत ही कम कीमत में काली बदसूरत लड़कियों को खूबसूरत बनाया जाता है। रास्ते से गुजरने वाली कुछ बदसूरत लड़कियाँ उस बोर्ड को पढ़ लेती हैं। अरे वाह, इस बोर्ड पर लिखा है कि यहाँ बदसूरत लड़कियों को खूबसूरत बनाया जाता है। चलो अंदर चलकर देखते हैं। उसके बाद वो सारी लड़कियाँ संध्या के पास पहुँच जाती हैं। देखो, हम सभी बहुत ही बदसूरत हैं, जिस वजह से सभी हमारा मजाक उड़ाते हैं। इसीलिए हम सब यहाँ खूबसूरत बनने आई हैं। हाँ कहो, हमें खूबसूरत बनाने के तुम कितने पैसे लोगी? मैं एक एक लड़की से 10,000 रुपए लूंगी। अरे वाह, 10,000 रुपए में खूबसूरत बनने का मौका मिल रहा है। चलो चलकर पैसे ले आते हैं। उसके बाद वे सभी लड़कियां एटीएम से पैसे निकालकर संध्या को दे देती हैं।
फिर संध्या उन सभी को कुर्सी पर बिठाकर उनका मेकअप करने का नाटक करने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद संध्या सभी लड़कियों के होठों पर जादुई लिपस्टिक लगा देती है और अगले ही पल सभी लड़कियां बहुत खूबसूरत बन जाती हैं। अपने आप को खूबसूरत देख वो सभी लड़कियां खुशी से नाचने लगती हैं। अरे वाह, मैं तो किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही। हाँ, हम इतनी खूबसूरत हो गई हैं कि अब लड़के हमारे पीछे लाइन लगाकर घूमेंगे। फिर वो सभी लड़कियां संध्या का शुक्रिया अदा कर वहाँ से चली जाती हैं। लेकिन अगले ही दिन जादुई लाल लिपस्टिक का असर खत्म हो जाता है और सारी लड़कियां फिर से काली बदसूरत बन जाती हैं। इस बात से उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वो सभी नाराज होकर संध्या के घर पहुंच जाती हैं। अरे, हम सब फिर से बदसूरत बन गई। तुम्हारे मेकअप में तो कोई जादू नहीं है। लेकिन संध्या अपनी गलती नहीं मानती और उन सभी को अपनी बातों से बेवकूफ बनाने की कोशिश करने लगती है। देखो, मेरा जादुई मेकअप सिर्फ अच्छी लड़कियों पर काम करता है। लगता है तुम सब बहुत बुरी हो, इसलिए तुम सब फिर से पहले की तरह बदसूरत हो गई हो। देखो, इस मामले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। चली जाओ यहाँ से। मैं समझ गई, तूने हमसे पैसे लूटने के लिए हमारे साथ धोखा किया है। चल सीधी तरह हमारे पैसे वापस कर, वरना हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। इससे पैसे लेने के साथ साथ इसकी खूब मरम्मत करते हैं ताकि ये दोबारा किसी को धोखा न दे सके। उसके बाद वो सभी लड़कियां मिलकर संध्या की खूब पिटाई करती हैं। फिर वो सभी संध्या की अलमारी में रखे सारे पैसे लेकर वहाँ से चली जाती हैं। अरे मर गई रे, उन लड़कियों ने मेरी हड्डी पसली तोड़ दी। हाय, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मार खाकर संध्या को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो विशाखा नागिन के घर जाकर उसे उसकी जादुई लिपस्टिक वापस कर देती है। मुझे माफ कर दीजिए, लालच में पड़कर मैंने आपकी जादुई लिपस्टिक चुरा ली थी। आज के बाद मैं कभी कोई गलत काम नहीं करूंगी। तुम्हारी आंखों में पश्चाताप के आंसू देख मुझे बहुत खुशी हो रही है, इसीलिए मैं तुम्हें 500 सोने के सिक्के देती हूँ। सोने के सिक्के पाकर संध्या बहुत खुश होती है। उसके बाद वो सिक्के बेचने से संध्या को बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं और वो हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगती है। किसी गांव में चंपा नाम की एक लालची औरत रहती थी। चंपा की 3 बहू थीं। फिर कुछ समय बाद उसके सबसे छोटे बेटे की शादी सुमन नाम की लड़की से हो जाती है। गांव के सभी लोग सुमन को नई बहू कहकर पुकारा करते थे। सुमन स्वभाव की बहुत अच्छी थी और सभी के साथ मिलजुल कर रहना पसंद करती थी। दूसरी तरफ सुमन के पिता बहुत अमीर थे, इसीलिए लालची चंपा हमेशा सुमन को अपने मायके से पैसे लाने के लिए कहा करती थी। क्यों रे बहू, मैंने तुझसे कहा था ना कि अपने पिताजी से 5 लाख रुपए मंगवा ले, लेकिन अभी तक तूने पैसे नहीं मंगवाए। देख, अगर शाम तक पैसे नहीं आए ना तो मैं तेरी खूब पिटाई करूंगी। मम्मी जी, मेरे मायके से पैसे मांगकर आप अपनी बेइज्जती क्यों करवाती हो? वैसे भी हमारे पास किस चीज की कमी है? अपनी बकवास बंद कर, मुझे सिर्फ पैसों से मतलब है, इसीलिए तो मैं तुझे अपनी बहू बनाकर लाई हूँ। चल चुपचाप फोन करके अपने पिताजी से पैसे मंगवा, वरना ठीक नहीं होगा। फिर आखिरकार मजबूर होकर सुमन अपने पिताजी से पैसे मंगवा लेती है। इस तरह चंपा हमेशा सुमन को डरा धमका कर उसके पिताजी से पैसे मंगवाया करती थी। फिर कुछ दिनों बाद अचानक दिल का दौरा पड़ने की वजह से सुमन के पिता की मौत हो जाती है। अपने पिता की मौत पर सुमन बहुत दुखी होती है, लेकिन दूसरी तरफ चंपा इस बात का फायदा उठाकर सुमन के जरिए उसके पिता की सारी संपत्ति हड़प लेती है। संपत्ति मिलने के बाद चंपा और भी ज्यादा दुष्ट हो जाती है। वह सुमन के ऊपर पहले से भी ज्यादा अत्याचार करना शुरू कर देती है। फिर एक दिन, अरे मम्मी जी, अब तो हमें सुमन की सारी दौलत मिल गई है, उसे घर में रखने का क्या फायदा? हाँ मम्मी जी, इस सुमन को घर से बाहर निकाल दो। तुम दोनों ने बिल्कुल सही कहा, मैं ऐसा ही करूँगी। उसके बाद चंपा अपनी तीनों बहुओं के साथ मिलकर सुमन की पिटाई करने लगती है। चल निकल जा यहाँ मेरे घर से, अब तेरे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। सुमन उन सभी के सामने बहुत गिड़गिड़ाती है। तभी वहाँ सुमन का पति गौरव आ जाता है। सुमन, ये सभी लालची और मतलबी हैं, इनके सामने गिड़गिड़ाने का कोई फायदा नहीं, चलो यहाँ से चलते हैं। उसके बाद सुमन अपने पति के साथ गांव छोड़कर चली जाती है। मेरे पिता की सारी दौलत उन लोगों ने हड़प ली, अब तो हमारे पास गुजारे के लिए कुछ भी नहीं बचा, आखिर हम कहाँ रहेंगे? तुम चिंता मत करो सुमन, कुछ ना कुछ इंतजाम तो हो ही जाएगा। फिर वह दोनों गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर
वहाँ रहने लगते हैं। उसके बाद गौरव अपने एक दोस्त से कुछ पैसे उधार लेकर उनसे एक पानी पूरी का छोटा सा ठेला खोल लेता है। दोनों पति पत्नी वहाँ पानी पूरी बेचना शुरू कर देते हैं। फिर एक दिन आरती नाम की एक जादूगरनी वहाँ पानी पूरी खाने आती है। अरे बेटी सुमन, तुम यहाँ पानी पूरी बेच रही हो? तुम्हारे पिता तो करोड़पति हैं। फिर आखिर तुम्हें इस तरह यहाँ पानी पूरी बेचने की जरूरत क्यों पड़ रही है? जादूगरनी की बात सुनकर सुमन रोने लगती है और उसे अपनी सास और जेठानियों के बारे में सब बता देती है। अच्छा, तो उन लालची औरतों ने तुम्हारे साथ धोखेबाजी की है, लेकिन तुम चिंता मत करो बेटी, मैं तुम्हें इस तरह की जिंदगी नहीं जीने दूंगी, चलो मेरे साथ। उसके बाद जादूगरनी सुमन को अपने घर ले जाती है। यह देखो, यह मेरी जादुई सिलाई मशीन है, मैं अभी तुम्हारे लिए एक जादुई फ्रॉक तैयार कर देती हूँ। इतना कहकर जादूगरनी सिलाई मशीन में जादुई फ्रॉक बनाना शुरू कर देती है। थोड़ी ही देर में फ्रॉक बनकर तैयार हो जाती है। तुम इस फ्रॉक को पहन लो, इसके जरिए तुम अपनी सास और लालची जेठानियों को सबक सिखा सकती हो। यह सुनकर सुमन बहुत खुश होती है। उसके बाद सुमन जादुई फ्रॉक पहनकर हवा में उड़ते हुए अपने ससुराल पहुंच जाती है। सुमन को हवा में उड़ते देख चंपा और उसकी तीनों बहुओं को बड़ा आश्चर्य होता है। अरे मम्मी जी, अचानक ये हवा में कैसे उड़ने लगी? आखिर इसके पास इतनी शक्ति कहाँ से आई? ये सब तो मेरी जादुई फ्रॉक का कमाल है। मैं तुम चारों को सबक सिखाने आई हूँ। अब तुम सब मुझसे नहीं बचोगे। उसके बाद सुमन जादुई फ्रॉक की शक्ति से वहाँ 4 सैंडल प्रकट कर देती है। फिर वह चारों सैंडल हवा में उड़ते हुए उन चारों की पिटाई करना शुरू कर देती है। हाय हाय, मर गई रे, इन सैंडलों ने तो मेरा सर फोड़ दिया। अरे कोई बचाओ मुझे। तभी वहाँ चंपा के तीनों बेटे आकर सुमन को भला बुरा कहने लगते हैं। फिर सुमन वहाँ 3 जादुई डंडे प्रकट करके उनकी भी पिटाई करने लगती है। देखते ही देखते वे सभी बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर पड़ते हैं। चलो भागो यहाँ से और दोबारा इस गांव में आने की हिम्मत मत करना, वरना मैं तुम सबको जलाकर राख कर दूंगी। उसके बाद वह सभी वहाँ से भाग निकलते हैं। फिर उस दिन से सुमन के जीवन में कोई भी परेशानी नहीं आती और वह अपने पति के साथ वहाँ हंसी खुशी रहने लगती है।